ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार ये कोशिश है कि दुनिया की सही खबरें आप तक पहुंचें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें होती रहें ताकि हकीकत सामने आती रहे। चूंकि दुश्मन एक तरह से जो वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपने तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है और जुल्म भी करेंगे और अपने आप को मजलूम भी कहलाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ी अजीब कहानी है जालिमों की कि वो अपने आप को मजलूम जाहिर करके दुनिया से हमदर्दी भी हासिल करना चाहते हैं। अभी इस वक्त ईरान में पहले सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। उसमें बाकायदा इजराइल और अमेरिका के लीडर्स ने उनकी हिम्मत अफजाई की, मीडिया में खूब कवरेज की। अब हुकूमत के हक में बाकायदा रैलियां निकली हैं कल बहुत बड़े पैमाने पर, और उससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी कुछ हुई थी, लेकिन कल बहुत ही अहम बड़ा दिन था ईरान के लिए। एक तरह से उन्होंने काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी जिस तरह से हम ट्रंप की मनमानी देख रहे हैं, वेनेजुएला कहाँ नतीजा क्या निकलेगा, अभी पूरी दुनिया इंतजार में है। उस तरफ यूक्रेन तो जंग अभी उसी तरह से अटकी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल कानून जो भी बने थे, क्या वो जालिम ताकतों को सपोर्ट करने के लिए बने थे? क्या वो सिर्फ उनके लिए आसानियां पैदा करने वाले थे, या उन पर भी कोई कंट्रोल करने का कोई उसका मैकेनिज्म है? वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त दुनिया अजीब मकाम पर खड़ी है जहां तबाही नजर आ रही है। आज हम अपने खास मेहमान आफ्ताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स, खासतौर पर वेस्ट एशिया के मामलात के अफेयर्स के मामलात पर काफी अच्छी नजर रखते हैं, एक्सपर्ट हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज सेंटर के सरबराह रहे हैं और उसके अलावा डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया उस इलाके में। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है, क्या क्या इंटरनेशनल कानून सिर्फ इन बड़ी ताकतों को बचाने के लिए और उनकी तमाम बदमाशियों को बर्दाश्त करने के लिए ही बने थे, या और मुल्कों के भी कुछ हुकूक और इख्तियारात हैं? ट्रंप साहब की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है, आप कैसे देख रहे हैं? जी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जब यूनाइटेड नेशंस स्थापित किया गया तो यूएन चार्टर बहुत साफ अल्फाजों में आर्टिकल्स के जरिए है, उसमें क्लियरली बताएं कि ऑल स्टेट्स हु आर मेंबर्स आर इक्वल बिफोर द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल रूल्स और जो ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन उसमें एक ऑर्गन जो है सिक्योरिटी काउंसिल, वो अनइक्वल था। सिर्फ 5 ऐसे मुल्क हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस और चीन, जिनको वीटो पावर दिया गया था। और शुरू से ही ये 5 देश अपनी मनमानी और अपनी पॉलिसी को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ और दूसरों देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल करते रहे, जो कि वो सिलसिला चला आ रहा है। और सबसे ज्यादा इसका मिसयूज जो है अमेरिका ने किया, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट और रूस के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ वगैरह। तो ये अनइक्वल मेजर्स जो है उसको काउंटर करने के लिए जनरल असेंबली को 1950s में ये इख्तियार दिया गया था कि अगर कोई भी मेंबर मिसयूज करता है वीटो पावर को, तो वो इश्यू इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिहाज से अगर खतरा है अमन के लिए, तो जनरल असेंबली को ला सकते हैं। और 2/3 मेंबर्स अगर वहाँ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं तो वो वीटो जो है न्यूट्रलाइज हो सकता है। उसके तहत जो है कई कदम उठाए कोरिया में और अफ्रीका में वगैरह सब, और अमेरिका या दूसरे फोर्स कुछ नहीं कर पाए, और पीस कीपिंग फोर्सेस भी उसके तहत भेजे।
तो लेकिन उसके बाद से उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 2/3 मेंबरशिप को मोबिलाइज करना बहुत ही कठिन मसला है। और हालांकि तकरीबन 200 मेंबर्स हैं, उसमें की सपोर्टर्स जो है अगर एब्सेंट भी हो गए तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होती। इसलिए जैसे कि मिसाल के तौर पे फलस्तीन का मसला बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में आता है कि फलस्तीन एक आजाद देश होना चाहिए, लेकिन अमेरिका वीटो कर देता है। और ये मसला वहां भी गया जनरल असेंबली में भी, लेकिन वहां 2/3 मेंबर्स सपोर्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ 140 देश आते हैं, बाद में दूसरे जो है एब्सेंट हो जाए, तो इसलिए वहां भी अटका हुआ है। तो इस लिहाज से जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा अभी भी कायम है। और उसको दूसरा मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसके बाद तीसरा बनाया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दो भी नए स्ट्रक्चर्स को भी अमेरिका और उनके साथी नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जैसा नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल अरेस्ट वारंट दिया गया है, तो वो खुलेआम अमेरिका जाते हैं और उनके पार्लियामेंट कांग्रेस में खुशामदीद करते हैं, और 2/3 मेंबर जो है खड़े होकर तालियां बजाते हैं वगैरह वगैरह। तो वहीं सैंक्शंस डालते हैं यूक्रेन के मसले को लेकर रूस के ऊपर, और पुतिन को भी अरेस्ट वारंट देते हैं। तो इस लिहाज से जो है कोई भी वार क्रिमिनल, जिसको कहते हैं कि बुश ने किसी ऑथराइजेशन के बगैर इराक पे हमला किया, या दूसरे मुल्क अफगानिस्तान पे वगैरह सब, लिबिया में और सूडान में, सोमालिया में, यमन में, बहुत सारी जगह। तो कोई अमेरिका सोल्जर्स अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीजे या सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली के सामने ये मसला आया ही नहीं, क्योंकि वो लाने ही नहीं देते, वीटो कर देते हैं। तो इस लिहाज से जो दबदबा अमेरिका का है वेस्टर्न कंट्रीज का, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वो खुद अपने आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, डबल पॉलिसी करके यूक्रेन में, गाजा में, वेनेजुएला में और कई जगह। तो इस लिहाज से जो है ये दूसरे देश मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो सपोर्ट करते हैं, जैसा चीन और भारत और रूस और ब्रिक्स देश, वो ज्यादातर इकट्ठा हो रहे हैं। और जो अमेरिका के सैंक्शंस एक के बाद जो बढ़ रहे हैं, रूस से लेके, ईरान से लेके, टैरिफ को लेके वगैरह सब, ये बहुत ही नाखुश है ग्लोबल साउथ के देश। तो इसको अब जो है ऑल्टरनेटिव ऑर्डर ब्रिक्स के जरिए उभर रहा है, और अमेरिका इससे बहुत नाराज है। वो एंटी अमेरिकन अलायंस बोल के बताते हैं, और टैरिफ को अब लेटेस्ट अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का ये फरमान है कि जो भी ईरान से तिजारत करता है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाई जाए। जैसा भारत के ऊपर 50 है, 25 और 25 और 25 ठोकेंगे, वो 75% हो जाएंगे। क्या वो चीन के ऊपर भी लगाएंगे, या रूस के ऊपर, या तुर्की के ऊपर, या इमारात के ऊपर, जो कि अमेरिका के दोस्त हैं? अभी तक वो करके देखे, लेकिन चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। टर्की के अर्दोगान ने भी कहा कि आप डूब मरिए, हम कुछ नहीं करेंगे, खरीदते रहेंगे रूस से तेल और गैस और वगैरह। तो ये भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए ये अदानी जो गैस और दूसरे चीजें इंपोर्ट करते हैं उसको दबाना चाहते हैं। और तेल तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं ईरान से खरीदना। अब रहा दूसरे बासमती राइस, तेल और केमिकल्स, नहीं तेल नहीं, ये चाय और बास केमिकल्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि तकरीबन 1 बिलियन, 1.25 बिलियन के करीब है। तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हम अमेरिका के दबाव में आके एक के बाद जो हमें रियायती तेल देते थे, डिस्काउंटेड तेल देते थे ईरान और रूस, वो उसको खत्म करके आत्मनिर्भरता ये जो बताते हैं, इसके तहत अमेरिका के दबाव में को खत्म करेंगे, चाबहार को भी खत्म कर देंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हमने। तो इस लिहाज से जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर ये सेलेक्टिव हो गया है, और अमेरिका खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जिससे चीन को फायदा हो रहा है। वो सिर्फ देख रहा है कि अमेरिका कितना आइसोलेट हो रहा है, अपने आप किस तरह से अपने महरूम कर ले रहा है बोल के। तो इसका फायदा ब्रिक्स को लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में सभी को
कुर्बानी देनी होगी। जी। शॉर्ट टर्म में सभी को कुर्बानी देनी होगी। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे गांव का कोई बड़ा किसान, बड़ा चौधरी अपने घर में पंचायत लगाए और अपने ही हक में फैसले कर ले। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, उसके मानी अभी तक तो तकरीबन इसी तरह के नजर आ रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको सही लगता है कि ये कंपैरिजन? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। अमेरिका कहता है कि हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मदुरो को अगवा कर सकते हैं और खामिनाई को भी कोशिश करेंगे उसको भी अगवा करने की, लेके जाने की, और पुतिन को भी। यहाँ तक पता नहीं है कि मिनिस्टर ने कहा कि हम पुतिन को अगवा करके हेग में लाएंगे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसको खड़े होना है हथकड़ी में बोल के। तो ये ऐसे बेहुदा बातें करते रहते हैं, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जो बात करता है, तो लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं। खुद अमेरिका के कांग्रेस में इसका अपोजिशन हो रहा है, तो छोटे छोटे मुल्क भी जो है अब आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन ये जो है, जैसा मोमबत्ती होती है, जब आखिर में थोड़ा बहुत बचता है तो वो जोर से चिंगारी आती है और उसके बाद बुझ जाती है। उस तरीके से जो है ये अमेरिका अपना ये जख्मी शेर जो है, जो कहीं भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ चिल्ला सकता है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं दूर से और छोटे मोटे जानवरों को पकड़ के खा जाता है। उस तरीके से वो अपने इलाके में कर रहे हैं और हो सके तो दूसरों पर भी दबाव डालेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से दूसरों को चौकन्ना रहना चाहिए, चाहे ईरान हो, भारत हो, रूस हो, चीन हो, कि ये आखिरी दम है और ये खत्म होने वाला है अमेरिका का डबल पॉलिसी इंटरनेशनल रूल्स को और लॉ को उल्लंघन करने में। जी। तो ये आपने जो चिराग की आखिरी लॉ की का आपने मिसाल दी और जख्मी शेर की मिसाल दी, वो वाकई तकरीबन इस वक्त तो ऐसा ही हो रहा है। लोग ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में जाने से परहेज करने लगे जब से जेलेंस्की को उन्होंने बिल्कुल जलील किया है, और कई और लीडर्स, रामाफोसा को तो इस हद तक कहना पड़ा कि आप इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको जहाज नहीं दे सकते। यानी बिल्कुल जैसे बड़ा गैंगस्टर कोई होता है, उसके नीचे कुछ बदमाश काम करें और वो उनसे लेता रहे खराज जिसे कहते हैं, उस तरह की हालत। अब खुद रिपब्लिकन पार्टी में लोग क्रिटिसाइज करने लगे हैं ट्रंप को कि हम वार पावर्स एक्ट को अमेंड करेंगे और यूनिलैटरल पॉलिसी है ग्रीनलैंड को और दूसरे देशों को ईरान पे हमला करने की। इससे नुकसान होगा अमेरिका के इकोनॉमी को और सोल्जर्स मरेंगे, और ये उल्लंघन है उनका इलेक्टोरल प्रॉमिस जो अमन शांति के लिए काम करेंगे, बल्कि अब एक के बाद जंग को मुलविस कर रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका को अलग थलग कर रहा है ये। और ये डिक्टेटर बन के जो है वहाँ के इंस्टीट्यूशन को, जैसा भारत में हो रहा है, वहां भी वही करना चाहते हैं कि कांग्रेस को नजरअंदाज करके मैं जो भी करता हूँ उसको सपोर्ट करिए, वरना आप एंटी नेशनल हैं और सपोर्ट नहीं करते जो लॉफुल गवर्नमेंट है वो के। तो इस लिहाज से जो है वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, और वहाँ आवाज उठ रही है रिपब्लिकन्स, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है तो उसमें काफी धक्का होगा। ममदानी का इलेक्शन के जैसा मिसाल के तौर पर हुआ, तो बड़े पैमाने पे मागा के सपोर्टर्स भी दूर होते जा रहे हैं कि आपका एजेंडा था पीस और जंग कर रहे हैं और टैरिफ लगा के इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो लोग परेशान हैं अब महंगाई से और ये जंग के खतरे से और आइसोलेशन से, और अमेरिका का इमेज क्या और क्या इन्होंने कर दिया, और अपने गलतियों को मानने नहीं रहे और एक के बाद क्राइसिस करके जो है उनको सेंसेशनलाइज करके उनका ध्यान हटा रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात मैं समझना चाहता हूं, ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो बोल भी रहे हैं। अब से पहले भी तो प्रेसिडेंट्स यही सब करते रहे, इराक पर हमला किया, लीबिया में क्या कुछ किया, अफगानिस्तान में क्या कुछ किया। सिर्फ इतना फर्क नहीं है कि ये खुल करके बदमाशी कर रहे हैं, पिछले सामने से मुस्कुराते थे
और पीछे से काम वही करते थे, छुरा घोंपने वाला। तो ये तो एक तरह से अमेरिका के असल चेहरे को बेनकाब किया है ट्रंप ने। क्या इससे ज्यादा आप समझते हैं अब से पहले अमेरिका ने ये बदमाशियां नहीं की? नहीं, बदमाशियां तो अमेरिका के सिवा और कोई देश इतने बड़े पैमाने पे नहीं किया है। रेजिम चेंज, बमबारी और लोगों को टॉर्चर चेम्बर में लेके जाके ग्वांटानामो में और दूसरे देशों में लेके जाना, और इतना लूट, हम्म, जितना अमेरिका ने लूट किया है, चाहे वो ईरान से हो, खाड़ी के देशों के हो या लैटिन अमेरिका से, कोई नहीं किया है। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि उनकी इक्तिसादी हालत खराब है, तो अब चूंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पावर बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, चीन डोमिनेट कर लिया है, तो वो अपने आप को जो बड़े थे, दादा थे, अब उनको पता चल रहा है कि अब दादा के नीचे खड़े होने के लिए कुछ जगह ही नहीं है, तो दूसरे आके खिसक गए हैं, इनको खिसकना पड़ रहा है। ये मान नहीं रहे कि ये इनकी इकोनॉमी खत्म हो रही है और ये एक ही टांग पे खड़े हैं, और वो भी टांग कभी भी टूट सकती है, चीन से या रूस से या दूसरे उनकी गलतियों से। तो इस लिहाज से जो है अब वो टूट के दूसरे देशों को धमकी दे रहे हैं, और कुछ देश धमकी में आके उनकी बात मान रहे हैं, कुछ डिफाई कर रहे हैं, जैसा ईरान, रशिया और चीन वगैरह है। भारत को भी करना चाहिए। अगर वो अगर नहीं करते हैं तो भारत भी वेनेजुएला की तरह शिकार होगा, और हमें भी बड़े कीमत अदा करनी पड़ेगी, कुर्बानियां अदा करनी पड़ेगी। लेकिन भारत ट्रंप जो बोलते हैं कभी करते हैं, लेकिन उसके बरक्स भी कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया को, कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, बोल के ये कंफ्यूज करके वो अपना, जैसा नेतन्याहू कर रहा है वो करप्शन केस से, कभी लेबनान पे अटैक कर दिया, कभी हूती पे, कभी ईरान पे, कभी सीरिया पे, कहीं करके, तो वो नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी पावर्स इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ जंग के मामले उलझा के जो है पोस्टपोन करता है अपीयरेंस होने में। उसी तरीके से ये जो है, जो सर्कस में करते हैं, जो जोकर, एक बॉल लेके इधर उधर डाइवर्शन करना, तो अमेरिका के सख्त इक्तिसादी प्रॉब्लम से ये ट्रम्प भी ऐसे ही कर रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड, कभी फिनलैंड, कभी पनामा, कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी रूस, चीन वगैरह। इससे उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली नहीं है, और खराब होगी, और आइसोलेशन हो रहे हैं, और अमेरिका का जो रेस्पेक्ट था वो खत्म हो रहा धीरे धीरे। ये अमेरिका को अब कोई मानता नहीं कि आप नेगोशिएशंस करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, और दूसरे दिन बमबारी करते हैं, तो आपके ऊपर कौन भरोसा कराएगा, कौन एतमाद करेगा? तो इसलिए जो है अमेरिका का नाम इतना बदनाम हो रहा है अब ट्रंप की वजह से, कि कोई जाना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता है, और उनसे कोई डीलिंग नहीं करना चाहता है, सिवाय ये खाड़ी के देशों के जो जाके चापलूसी करते हैं, और डर के मारे जो है, उनको डराता है कि ईरान खतरा है आपके लिए, तो वो भागते हैं व्हाइट हाउस के लिए। जी। तो ये सिर्फ अरब मुल्क रह गए हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, और या अपनी मजबूरी समझते हैं कि शायद सब कुछ उनके हाथ में दिया हुआ है, सारे तमाम सिक्योरिटी और फौजी आले उनके हाथ में हैं, जो चाहें वो करें। और वो हमने देख लिया कतर में जिस तरह से हमला हुआ, और ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुआ अमेरिकी बेस पर। अच्छा, मैं अब ये समझना चाहता हूं, ईरान में प्रोटेस्ट हुए सरकार के खिलाफ, यानी महंगाई के खिलाफ, और उसको फिर सरकार को गिरा देने की कोशिश के तौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से बहुत से एनकरेजमेंट आए। माइक पोम्पियो ने तो इस हद तक कह दिया कि प्रोटेस्ट करने वालों के साथ चलने वाले मोसाद के एजेंटों को भी नए साल की मुबारकबाद, यहां तक बात आ गई। अब ये जो काउंटर रैलियां निकली हैं जो ईरान की हुकूमत के हक में हैं, क्या आपको लगता है कि इस अमेरिका की दादागिरी को रोकने के लिए, अमेरिका के वो जो तन्हाई और दादागिरी और जो चाहे वो करें, वो जो एक उनका एक मैसेज है, उसको तोड़ने के लिए, अमेरिका की ताकत को एक तरह से कमजोर करने के लिए, क्या ईरान की आवाम जो सड़कों पर निकली है उसका कोई असर आपको लगता है कि ईरान में अगर ये कामयाब ना हुए, जैसे कि वो चाहते थे कि हुकूमत गिरा लें, अगर वो रुकती है तो दुनिया भर में रेजिस्टेंस को कोई ताकत मिलेगी, या ईरान को
क्या क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं? जी, पहली बात तो एक हफ्ते तक काफी बड़े पैमाने पर तकरीबन पूरे ईरान में मुजाहरे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कुछ फेक वीडियोस भी सर्कुलेट होते रहे जो कि कई दूसरे देशों में जो हुए, या पुराने मुजाहरे जो ईरान में है उसको लपेट सपेट के वो दोबारा रिसाइकल कर रहे थे। लेकिन देखिए, जब से ये रजा पहलवी आके बयान देने लगा तो लोगों के दिमाग में ये सवाल उठा कि क्या हम जो शाह के जमाने में था और वो जो अत्याचार कर रहा था उसको हम लाना चाहते हैं, या जो फिलहाल जो मुश्किलें हैं लेकिन फिर भी इज्जत से जो जी रहे हैं, आजादी से जो जी रहे हैं, वो बेहतर है। बल्कि ये बड़ा सवाल ईरानियन के दिमाग में हो रहा है। और वो अगर आप उनका दिमाग या दिल खिरोच के देखें ईरानियन का, ये बहुत नेशनलिस्ट होते हैं। वो अपने वतन की इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं कि वो बाहर के लोगों से नफरत करते हैं। जो भी उनके ऊपर तसल्लुत डालना चाहता है और उनके ऊपर हुकूमत करना चाहता है, वो नहीं चाहता किसी भी। इसलिए कि ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना कल्चर है, उनकी सभ्यता बहुत पुरानी है और वो पूरी दुनिया को मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजें दिए हैं। तो वो फख्र से और प्राउड फील करते हैं कि हम छोटे मोटे मुल्क नहीं है, बनाना रिपब्लिक या नए मुल्क नहीं है। तो उनका कंटिन्यूटी जो है वो कल्चर और सिविलाइजेशन उनको ताकत देता है। और जितने बार भी ईरान पे हमला हुआ है तो दोबारा वो उभर के निकले हैं, ताकतवर बन के निकले हैं और वो सक्सेसफुल बन के निकले हैं। तो ये कठिन दौरान से जो मुश्किलों से जो गुजर रहा है, बार बार मैं यही कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी पिछली बार यही कहा कि ईरान को सप्रेस करना और उसको सफ़े हस्ती से मिटाना इतना आसान नहीं है। ये ईरान जो है ये एक पेड़ है जिसको आप कितना भी कतरें, कितना भी टहनियां कतरें, लेकिन वो चिगर के और उभर के निकलता है, ताजा होता है और ताकतवर बनता है, फलता है, फूलता है। तो इसी तरीके से जो जर्मनी को भी कई बार उन्होंने डिफीट किया, सैंक्शंस डाला, टुकड़ा किया ईस्ट वेस्ट में, पोलैंड को भी, जापान को भी। देखिए ये दोबारा उभर के इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई ताकत इनको सप्रेस नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से जो है ये प्रोटेस्ट जो कि खामिनेई साहब ने कहा कि ये जेन्युइन है, इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रियाल की कीमत गिरी है और बाजारी भी काफी मुतासिर हुए थे, वो जायज बात है। कुर्बानी दे रहे हैं ईरानी, ये नहीं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव उनके पास है वो उससे भयानक है। क्योंकि अमेरिका का वो अभी जो जख्म है अभी ताजे हैं वो, और उस पे जो है वो नमक छिड़ रहे हैं, तेल डाल रहे हैं और सताने की बात कर रहे हैं इजराइल। और दूसरे देशों को देखते हैं ईरानी, ये इतने अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है कि क्या हो रहा है लिबिया में, सीरिया में, वेनेजुएला में, या यमन में, या इराक में, पड़ोसी देश में वगैरह सब, जो फलस्तीनियों के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये उनकी समझ में आ गया कि हम फिल वक्त ईरान की हुकूमत के साथ रहना है, कुर्बानी देना है, और आगे चलकर उनको उम्मीद है कि ये कठिन दौर से वो मुश्किलात से तय करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये स्टारलिंक का जो इंटरनेट का दबदबा था, ये टेक्निकल हेल्प या तो रूस और चीन या उनके इंजीनियर्स बन के बहुत बड़ी कामयाबी करे, क्योंकि इससे जो है वो फैलाना चाहते थे ये मुजाहरे और गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, जिस तरीके से वो फेक वीडियोस बना के भेजते रहे और सपोर्ट करते रहे। इनकी कॉन्स्पिरेसी मिट्टी में मिल गई वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की CIA की, मोसाद की वगैरह। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जो है ईरान काफी आगे है। या तो वो अपने आप कर सकता है या तो दोस्तों से मदद मांग के जो है ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंज सैटेलाइट से लिंक जो था स्टारलिंक, उसको उन्होंने डिसेबल कर दिया, जिससे कि उनको काफी फायदा हुआ। क्योंकि फेक मैसेजेस बहुत स्प्रेड हो रहे थे कि इतने हजारों के मारे गए
और अमेरिका बमबारी करने वाला है, तख्ता पलटने वाला है और उनको मदद देने वाला है, उसके झूठे वादे करके जो इराक के अंदर से जो अमेरिका रेडियो टेलीविजन वगैरह वीडियो भेज रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये इससे लेसन सबक सीखना होगा कि इक्तिसादी प्रॉब्लम जो है बाहर के देश इसको एक्सप्लॉइट करके रिजिम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे उनके डिमांड जो है एक्सेप्ट करना चाहिए कि रियाल जो है अब इतना गिर गया है, $1 अब अगर खरीदना है तो बड़े थैले में आपको रियाल लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको आगे चल के कुछ उम्मीद निकले, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सीरिया के बाद या वेनेजुएला के बाद या दूसरे मुल्कों के पर जो बमबारी हुई वहां के रेजिम चेंज करे, चीन और रूस चुप देखते रहे। आप अगर बारीकी से एनालाइज करें तो रूस जो है इजराइल से भी मिला हुआ है और उनका बहरी अड्डा भी वहां रखना चाहते हैं और अल शर्रा से भी बातचीत करते हैं, कुर्दों से भी बातचीत करते हैं। तो हमें देखना होगा कि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर ऐसी भारी बमबारी होती है तो किस हद तक रूस और चीन ईरान की मदद को आएंगे। क्या ईरान के बलबूते पे ही छोड़ देंगे या जो अमेरिका तेल को कंट्रोल करना चाहता है। ट्रम्प कहते हैं कि 20% दुनिया का तेल अब उनके कंट्रोल में है, अमेरिका और वेनेजुएला को मिला के। अगर ईरान का भी उनके कंट्रोल में हो जाता है, रूस चीन को सप्लाई बंद करते हैं, तो ऑलमोस्ट 65% तेल अमेरिका के कंट्रोल में हो जाएगा। उसके अलावा खाड़ी के देशों के अलावा भी जो अमेरिका के क्लाइंट स्टेट्स माने जाते हैं। तो इस लिहाज से जो भी देश पेट्रोल को, ऑयल को कंट्रोल करता है और हथियारों के सप्लाई में कंट्रोल करता है और टेक्नोलॉजी में कंट्रोल करता है, उसका दबदबा बढ़ता रहेगा और उसके बाद चीन और रूस का भी निशाना करेंगे और भारत को तो शिकंजे में लिए हैं वो। अब 25% टैरिफ को ट्रेड पे ईरान के ऊपर डालेंगे तो और हमें तकलीफ होगी। 125 1.25 बिलियन का ट्रेड भी वो भी खत्म हो जाएगा। जी। यानी अमेरिका अगर अगर अमेरिका को इसी स्टेज पर ना रोका, अगर अमेरिका इसी तरह से दादागिरी करता गया तो पूरी दुनिया खतरे में है। अब ऐसी हालत में ईरान कह रहा है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं, यानी हम इंतजार नहीं करेंगे कि आप पहले हम पर हमला करो, हम शुरुआत कर सकते हैं, पहले हमला हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ईरान ने ऐसा किया तो इस पूरी दुनिया के बढ़ते हुए खतरे को रोकने का काम ईरान के हाथ में होगा। क्या 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 लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। तो तब तो ना इजराइल छोड़ेंगे, ना बरतानिया, ना अमेरिका ईरान को छोड़ेंगे, तहस नहस कर देंगे। और इसमें खाड़ी के देश भी जो है ओपनली सपोर्ट करेंगे अमेरिका और इजराइल को, जो कि अब छुप के कर रहे हैं वहाँ के अड्डे इस्तेमाल करके और रिफिलिंग टैंकर्स वगैरह। तो उसके बाद रूस और चीन भी जो है नाराज होंगे कि आपने बिला वजह उनको प्रोवोक किया और आप झेलिए अपना प्रॉब्लम बोल के, तो ईरान अलग थलग हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये गलत स्टेप होगा। और जैसा कि देखिए, अब कोई भी जंग में या कन्वेंशनल या न्यूक्लियर जंग में, जैसा अब रशिया की डॉक्ट्रिन है, तो वो समझ के चलते हैं कि अमेरिका उन पे हमला करेगा न्यूक्लियर वेपन से। उसमें कम से कम 65 सिटीज हैं जिन पे पहले वेव में अमेरिका उसको तहस नहस कर सकता। लेकिन सेकेंड स्ट्राइक जो है रूस के पास इतने बड़े पैमाने पे है कि 50 स्टेट्स जो अमेरिका के हैं उसमें हर एक शहर को वो टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो स्पेस से हो या नेवल से हो या जो भी बचे हैं नेवल न्यूक्लियर वेपन साइट्स, उनसे इस्तेमाल करके सेकेंड स्ट्राइक कर सकता है। तो अगर ईरान हमला करता है इजराइल पे या अमेरिका के अड्डों पे वगैरह,
तो जो कुछ भी बचा है ईरान के अंदर पहाड़ी में छुपा है, 70% तो खत्म कर देंगे वो। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रहने के लायक नहीं हो जाएगा, तो लोग बगावत करेंगे वहाँ हुकूमत के खिलाफ। तो अब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है नाहक में ईरान मुब्तला हो जाएगा और बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा, और पूरी दुनिया जो सिंपथाइज करती है ईरान से सैंक्शंस की वजह से, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को गलत इस्तेमाल करके जो उन्होंने दबाव डाला है, तो सब सिंपथाइज करते हैं ईरान के साथ। लेकिन सिंपथी खत्म हो जाएगी और इजराइल के हक में पूरी दुनिया होगी कि ये अमेरिका जो किया है वो सही किया है, जवाबी यानी हमला यानी नहीं यानी किया। अगर ईरान ने ये गलती की, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो पूरी दुनिया का ही एक तरह से रुख बदल जाएगा, इजराइल के सिलसिले में भी और ईरान के सिलसिले में भी। ये बहुत ही, इसका मतलब ये है कि बहुत ही खतरनाक सेंसिटिव मोड़ पर दुनिया खड़ी है, और इसमें फैसला लेने का काम आयतुल्लाह खामेनेई के सर पर बहुत अहम है, और इसमें पूरी दुनिया की सियासत इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसी इन तब्दीलियों के दरमियान जो इस वक्त हालात पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहे हैं, उसमें भारत कहां खड़ा है अभी? कहीं भारत में कोई इवॉल्विंग जिसे कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी कुछ है, या अमेरिका के साथ हम हैं और रूस के साथ भी हम हैं और चीन के साथ भी हम हैं, और कहीं नहीं है? क्या लगता है आपको? जी, आपने सही फरमाया, हम कहीं नहीं है। हम अमेरिका हम्म। से डरे हुए हैं। मोदी साहब ट्रम्प से मिलना जो है अवॉइड कर रहे हैं, और जो कुछ भी धमकियां आ रही हैं सहते रहे हैं और ऑब्जर्व करते रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि दोस्ती का हाथ और बटाएंगे। और ये दिखावा था रूस और चीन को उनके साथ संबंध सुधार के, और ब्रिक्स के साथ ब्राजील में जाना वगैरह। मेरे ख्याल से असलियत जो है बागडोर मोदी गवर्नमेंट की अमेरिका के हाथ में है। चाहे हम्म। वो अदानी का समन्स कोर्ट हो, या रॉक का ऑफिशियल का हो, या ट्रेड को लेके हो, या क्वाड को लेके हो, ये, या जो होम मिनिस्टर गुजरात में मारे गए जो बीजेपी के थे, उनमें उनकी हत्या में किन किन लोग शामिल हैं उसके बारे में वगैरह सब बहुत सारे कार्ड्स अमेरिका के हैं, जो ट्रम्प बार बार कहते आ रहे थे कि मैं चाहूं तो मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। तो हम्म। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं हम्म। करना नहीं चाहता कि मैं दोस्ती चाहता हूं उनसे। तो हम्म। इससे पता चलेगा कि किस हद तक ये गवर्नमेंट जो है अदानी को बचाने के चक्कर में अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गई है, और वो गले के ऊपर फांसी का फंदा की तरह पड़ गया है। तो हम्म। इस लिहाज से मेरे ख्याल से चीन भी हमको यकीन नहीं करते। देखिए अब चीन लद्दाख में और वहाँ के कल ही उनका स्टेटमेंट आया है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट हम्म। है। और रूस भी हमें एतबार नहीं कर रहा है, क्योंकि हम हथियार लेना बंद कर दिए हैं ऑलमोस्ट, और तेल भी कम कर दिए हैं, इतना कि वो जो डिस्काउंटेड आता था वो भी खत्म हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है हम ब्रिक्स में भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि अगले साल चेयरमैनशिप भारत को आएगी। तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और दूसरे देश मिस्र और इंडोनेशिया वगैरह सब सवाल पूछ रहे हैं कि ये भारत कहाँ जा रहा है। भारत हम्म। क्या क्या स्टैंड है, क्या अमेरिका के साथ हो गया है, या ब्रिक्स के साथ है, या क्या ले रहा है, क्योंकि हम कोई पॉलिसी क्लियर नहीं कर रहे हैं। कभी चीन के रुख में जाते हैं, कभी रूस के, कभी अमेरिका से उम्मीद रखते हैं, कभी ब्रिक्स की तरफ, और कभी कुछ नहीं कहते हैं। तो हम्म। हम जो है अपना इंटरनेशनल स्टैंडिंग धीरे धीरे कमजोर करते रहे हैं, ये साइलेंस से और कंफ्यूजन से। और मेरे ख्याल से ये अच्छी नहीं बात नहीं है, क्योंकि भारत जो भी कहता है, जो भी कदम उठाता है, पूरी दुनिया जो है बारीकी से देखता है, उसके बाद उनके स्टैंड बनाते हैं। जैसा नेहरू के जमाने में, हालांकि हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, इकोनॉमिक पावर नहीं थे, और इतने बड़े सक्सेसफुल कंट्री नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी वो बोलते थे, चाहे वो सुएज क्राइसिस हो, या कोरिया हो, या कॉन्गो हो, या न्यूक्लियर इशू पे हो, वो बहुत
ध्यान से सुनते थे, इज्जत करते थे। लेकिन वो रुतबा जो है हम खो चुके हैं। न अमेरिका सीरियसली लेता है, न रूस, न चीन, न ब्रिक्स, न हमारे छोटे पड़ोसी जो कि आंख दिखाते हैं, चाहे नेपाल हो अपना टेरिटरी में अपने रुपयों में उनका काला पानी और दूसरे एरियाज को बताते हैं, और बांग्लादेश अब जो है गाजा में पीस कीपिंग फोर्स में भी देने के लिए तैयार हो गया है, जो कि हम सबसे बड़े देश थे, इतने बड़े पैमाने पे पीस कीपिंग एक्टिविटीज में हम जाते थे। अब नेतन्याहू की दोस्ती की वजह से वहां भी हम भेजने से डर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है हम अलग थलग हो रहे हैं, और कोई हमारी जो इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, वो देश जो है अब कतराते हैं कि अब भारत के साथ दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये खो चुके हैं अपना पोजीशन। जी जी और अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना हो कि हम ब्रिक्स में भी हैं और क्वाड में भी हैं और चीन के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, हम अपने आप को बता नहीं पा रहे। यानी नजरियाती तौर पर जब मुल्क पहचाना जाता था वो मजबूत था, इस वक्त नजरियाती तौर पर वो पहचान ही खत्म कर दी हमने, हर तरफ जाने की बात करके हमें कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और ब्रिक्स की लीडरशिप अगर भारत के हाथ में आती है ऐसे वक्त में जबकि भारत डॉलर की जगह नई करेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब भारत ब्रिक्स को कमजोर करने का भी काम शायद कहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग देख रहे हैं। क्या कुछ सूरत हाल होगी आने वाले वक्त में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने अमेरिका, ईरान, भारत की सियासत सबको बहुत अच्छे से बताया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम अपने दर्शकों से कहेंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।